मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं लॉर्ड एक्टॉन के कोट के साथ। लॉर्ड एक्टॉन कहते हैं पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। देखो, अपने आप में ये जो कोट है काफ़ी प्यारा कोट है, बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये कोट बेसिकली बोलता है कि जब लोगों के पास पावर आ जाती है तो वो करप्ट हो जाते हैं, और जब एब्सोल्यूट पावर आ जाती है तो एब्सोल्यूटली करप्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तो समझे, तो लेट्स से कोई पॉलिटिशियंस है, जब वो पावर में नहीं आता तो वो लोगों से बहुत ज़्यादा प्रोमिस करता है कि मोरली एथिकली जो है डिसीजन मेकिंग करेगा, लेकिन जब उसके पास पावर आ जाती है, जब वो मंत्री बन जाता है, तो वो कहीं ना कहीं सेल्फिश डिसीजन मेकिंग करता है, और यही ये कोट बोलना चाहता है। और जब एब्सोल्यूट पावर आ जाती है, एब्सोल्यूट पावर का मतलब क्या है, जब कोई उस पावर के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई जो है कोई क्वेश्चन मार्क करने वाला ही नहीं है, कोई उसकी पावर को कर्व करने वाला ही नहीं है, तो वो एब्सोल्यूटली करप्ट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल हमारी हिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे एडोल्फ हिटलर हो गया। एडोल्फ हिटलर जो था वो डेमोक्रेटिक मीन के रूप में आया था, लेकिन उसने सारी पावर को अपने अंदर समेट लिया, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूटली वो पावरफुल बन गया। और फिर उसके बाद जो हुआ वो सारी दुनिया जानती है। सेम हुआ था स्टालिन के साथ, सेम हुआ था हमारे लुइस 14 के साथ। तो यही कुछ मतलब है इस कोट का कि पावर करप्ट कर देती है और एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट कर देती है। 100% ट्रू नहीं है। हमारी हिस्ट्री के अंदर एग्जाम्पल ऐसे भी हैं, जैसे हमारे अशोक खेमका जी हो गए, आईएएस ऑफिसर, इतने ईमानदार है पावर आने के बाद भी, लेकिन 99.9% केसेस में ये ट्रू है हमारा कोट। और ये काफी ज्यादा रिलीवेंट भी है हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन से। इलेक्शन कमीशन, देखो इस इलेक्शन कमीशन के बारे में, ऑल्थो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो हमने आज तक एडिटोरियल शायद डिस्कस नहीं किया, लेकिन अब न्यूज में आया है, एडिटोरियल में आया, तो इसको डिस्कस करना बनता ही है। हमारे सीएपीएफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझेंगे और कैसे ये जो कोट है रिलेटेड है हमारे एडिटोरियल से, इसको भी थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा देरी नहीं करते, अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि अभी जो है पार्लियामेंट के अंदर एक बिल आया है, जिस बिल का नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। ये ऑल्थो जो है अभी बिल है, अभी एक्ट नहीं बना है, लेकिन इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है विवाद हो रहा है, क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो बिल है, इसके आने से पहले अपॉइंटमेंट कैसे होती थी। देखो, अपॉइंटमेंट के लिए बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिकमेंडेशन देते थे। प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के बेस पे जो है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, या जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, वो चूज किए जाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अंदर रूलिंग दी कि भाई एक जो है हाई पावर कमेटी होनी चाहिए। हाई पावर कमेटी जो है वो चूज करेगी, ठीक है, वो चूज करेगी कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है वो कैसे चूज होंगे। क्योंकि आप सभी को पता है, डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाने के लिए ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जो फंक्शनरीज है, इनकी अपॉइंटमेंट भी ऐसी होनी चाहिए कि जो पावर है वो करप्ट ना हो, एब्सोल्यूट पावर किसी एक के अंदर ना आए। तो उसके लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई पावर कमेटी होनी चाहिए, जहां पे प्राइम मिनिस्टर हो। उस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए, हमारे एग्जीक्यूटिव हो गए। उसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन हो, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन हो गए, हमारे लेजिस्लेचर हो गए। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जो न्यूट्रलिटी रखे, सीजीआई कौन हो गए, हमारे जुडिशरी हो गए। तो देखो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस लग गया। तीनों हमारी जो मेन बॉडी है, मेन जो हमारे आर्म्स हैं, वो यहाँ पे हैं, एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस लगाएंगे तो पावर यहाँ पे जो है करप्ट नहीं होगी। मतलब कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन आएंगे वो एकदम न्यूट्रल आएंगे, किसी को भी फेवर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस वाला जो प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, वो दे रखा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट हमारी, आपको सभी को पता है कि अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री के मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारी गवर्नमेंट जो है कभी सीधी सीधी बात को मानती नहीं है। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा, गवर्नमेंट ने क्या करा, बिल लेके आ गई, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, लेकिन यहाँ पे सीजीआई को रिप्लेस कर दिया कैबिनेट मिनिस्टर से, और वो कैबिनेट मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर चूज करेगा। अब देखो, ये तो हमारा जो था, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऐसी कुछ है, बॉडी होनी चाहिए हाई पावर कमेटी, या फिर कह लो अपॉइंटमेंट कमेटी, जो अपॉइंट करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सिलेक्टिंग कमेटी जो सिलेक्ट करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमिश्नर को। अब ये थी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस। लेकिन अब जो हमारी जो बिल के अंदर आई है वो आई है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, और यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर। अब देखो यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर है और जो ये प्राइम मिनिस्टर है, ये तो एक ही लोग है, ये तो क्या है, एग्जीक्यूटिव है, और ये हमारे हो गए क्या, लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे चेक एंड बैलेंस कहाँ रह गया,
इसके पास हमेशा मेजॉरिटी रहेगी, मेजॉरिटी में जो अपॉइंट करेगा या जो सेलेक्ट करेंगे वो तो इनका फेवर करेगी। तो यहाँ पे जो पावर है कहीं ना कहीं वो तो एब्सोल्यूट हो गई, ठीक है। तो यही चीज हमारे एडिटोरियल का मेन थीम है। समझ आ गया होगा यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी यही है जो मैंने आप अभी को बताया कि यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला था कि न्यूट्रल सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे सीजीआई को ही रिप्लेस करके कैबिनेट मिनिस्टर को कर दिया। अब तो मेजॉरिटी ऑफ जो वोट है वो हमेशा जो रहेगा किसका रहेगा? एग्जीक्यूटिव का रहेगा। लेट्स से सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारे पीएम हो गए, पीएम साहब हो गए, और यहाँ पे उनके जो चहेते काउंसिल ये कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। अब ये दोनों तो एक ही पार्टी के हैं, ठीक है। इनका जो डिसीजन होगा वो एक जैसा होगा। तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा? 2:1 में जो है वोटिंग रहेगी, और हमेशा कौन जीतेगा? ये वाला जीतेगा, मतलब एग्जीक्यूटिव जीतेंगे। और एग्जीक्यूटिव मतलब कि गवर्नमेंट वाले जीतेंगे, और जो गवर्नमेंट लेके आएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? जो हमारे इंडिया के अंदर वोटिंग करवाते हैं, वोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए मेन जो बॉडी है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और अगर ये ही जो है हमारी गवर्नमेंट के फेवर के आ गए, तो आपको क्या लगता है डेमोक्रेसी रह पाएगी? एब्सोल्यूट पावर हो जाएगी किसी एक ऑर्गन के पास, एग्जीक्यूटिव्स के पास एब्सोल्यूट पावर। जैसे कि अभी हमारे लॉर्ड ने बताया, एब्सोल्यूट पावर हमेशा क्या करती है? करप्ट करती है। हिस्ट्री हमारी एग्जाम्पल से भरी पड़ी है, तो हिस्ट्री से सीखने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये मेन इशू है, यही चीज यहाँ पे डिस्कस कर रखी है, ठीक है। अब जब ये हुआ, बिल आया, बिल आने के बाद जो है हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जैसे हमारे राहुल गांधी, वही है हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने ऑब्जेक्ट करा कि भाई ये तो जो चीज है ये अनफेयर है। तो ये जो अब जो हो रहा है इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमीशन को जो तुम अपॉइंट कर रहे हो, इसको जो है पोस्टपोन कर दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है डिसीजन आने दो, ठीक है। अब यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जैसे ज्ञानेश्वर जी हमारे नए चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हुए, हमने पढ़ा भी है ये, तो उनको रिक्रूट कर लिया गया है अंडर दिस न्यू सिस्टम, ठीक है। ये जो न्यू सिस्टम अभी देखा ना हमने 2:1 वाला, इसके अंडर जो है रिक्रूट कर लिया गया। अब आपको क्या लगता है? अब सोचो बच्चों, आप खुद सोचो कि ये जो नया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं ज्ञानेश्वर जी, ये 2:1 जो नया सिस्टम जो बनाया है हमारी गवर्नमेंट ने, उसके बिहाफ पे आए हैं। तो क्या ये कभी न्यूट्रल रह पाएंगे? क्या ये कभी जो है हमारी जो पर्टिकुलर अभी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, पावरफुल जो गवर्नमेंट है, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे? तो यही सारे जो इशू है हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन लेके आ रखे हैं, ठीक है। कंसर्न क्या है ओवर द सिलेक्शन प्रोसेस? कंसर्न देखो सारा समझ ही लिया हमने कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर बता रखा है कि जो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक ऐसी बॉडी है जो हमारी इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराएगी। लेकिन इसके ही जो चीफ हैं, स्पेलिंग देख लेना बच्चों, जिसके ही जो चीफ है वो चीफ जो है कैसे सिलेक्ट कमेटी के द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं? वो ऐसी सिलेक्ट कमेटी के द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं जहां पे पावर जो है एब्सोल्यूट हो रखी है 2:1 में, एग्जीक्यूटिव के पास टोटल पावर आ रखी है। तो जब यही बायस होंगे तो क्या हमारी इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएंगे? ये यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे बताया भी गया है क्या कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1993 जो है, इसके अंदर भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ऐसे केसेस में कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है दे शुड बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री। क्योंकि इंडिपेंडेंट और फ्री कहाँ से? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से। देखो इंडिपेंडेंट और फ्री रहेंगे तभी तो जो है ये न्यूट्रल रहेंगे किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए। जब ये न्यूट्रल रहेंगे तभी तो हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी आएगी। अब सोच के देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब जो है ये बायस हो चुके हैं क्योंकि ये जो है मेजॉरिटी से आए हुए हैं, क्योंकि मेजॉरिटी हमने देखा था ना सिलेक्शन कमेटी 2:1 वाली, एग्जीक्यूटिव की मर्जी से आए हैं, एग्जीक्यूटिव के जो है फेवरेट है। अब यहाँ पे जब इलेक्शन होंगे तो ये क्या करेंगे कि अपोजिशन जो पार्टी है उन पे जो है रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगा देंगे, और जो इनकी जो फेवरेट पार्टी है जिसकी वजह से ये आए हैं उनको ये फुल फ्लैज जो है फ्रीडम प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे तो शुरू से ही जो है बायसनेस आ गई हमारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। तो ये जो फ्री एंड फेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ रह गया? ठीक है, ये समझने वाली जरूरत है। आई होप समझ आ गया होगा। यही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। उसके बाद हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल इश्यूज भी जनरेट हो रहे हैं। कैसे कि आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी है, इसको वियोलेट करता है। कैसे करता है? देखो यहाँ पे एक को फेवर कर रहा है, एक को नहीं कर रहा, तो इक्वालिटी कहाँ रह गई? यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। उसके बाद जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस के अंदर लेके आई थी,
उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो बता रखा था, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है यही कहीं ना कहीं जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, ठीक है। वही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है, रूलिंग पार्टी को फेवर करना, ये सारी चीज़। और जब कोई चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो लॉ है, इवन जो पार्लियामेंट भी बनाती है, वो इसको अंडरमाइन नहीं कर सकती, वो इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, हमारी जुडिशियल इनोवेशन है। तो यही यहाँ पे बता रखा है। तो अब करना क्या चाहिए, अब करना क्या चाहिए, देखो करना क्या चाहिए, सिंपल चीज़ है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको रिव्यू करना चाहिए जो एक्ट आया है, और इसके बाद इसको रिव्यू करो, और अगर जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वियोलेट करता हो, अगेंस्ट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो हमारे बेसिक वैल्यूज है उसके अगेंस्ट हो, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा देना चाहिए। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का काम है अब जो करना है। और ये जो अगर इसको वो कर देते हैं, एक चीज़ और करनी चाहिए जो एडिटोरियल में नहीं बता रखा, कि देखो हमने देखा था ना कि अपॉइंट हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, ये अपॉइंट हुए हैं कौन सी सिलेक्शन कमीशन, 2:1 वाली, जो कि अगेंस्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देती है तो ये अगेंस्ट होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, अल्ट्रा वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर बॉडी को कैंसिल कर देंगे तो इस रिक्रूटमेंट को भी कैंसिल करना चाहिए। ये कुछ सजेशन होने चाहिए आपके, अगर ऐसा कुछ एडिटोरियल, ऐसा कुछ जो है ऐसे राइटिंग का टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाता है तो बच्चों ये पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मान लो, क्योंकि ये जो है बर्निंग इशू है। तो इस पे लिखने का ट्राई करो, लिखने के बाद ग्रुप में भेजो असिस्टेंट कमांडेंट के। कैसे उस ग्रुप तक पहुंचना है, सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रखा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ, ये जो हम लेक्चर देख रहे हैं ना ये वाला, इसकी जो पीडीएफ है ये भी आप वहां पे ले सकते हैं। 1 घंटे 2 घंटे पहले आ जाती है, उसके बाद कहीं जाके ये वीडियो बनती है, ठीक है। तो आप उसमें पहले से वहां से पढ़ सकते हैं, उसके बाद जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप डिस्कशन सुन सकते हैं, ताकि जो चीजें हैं आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रशिया यूक्रेन। बेसिकली हुआ क्या है, देखो अभी चल रहा है, न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जो यूएसए है वो बहुत रशिया के साथ मिलके बोल रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, इसको जैसा भी है करो। तो मतलब यूक्रेन और रिलेटेड जो है इशू कुछ होने वाला है, मतलब कुछ चीज़ें होने वाली है, कॉम्प्रोमाइज़ जैसा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो और तो वो सारी चीज़ें जो चलती रहेंगी वो हमारे लिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो चल रहा है अभी, ठीक है। कोई फाइनल डिसीजन आया नहीं है, टॉक्स वगैरह हो रही है। यहाँ पे जेलेंस्की जो है प्रेसिडेंट जो है वो कह रहे हैं कि विदाउट यूक्रेन जो है कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आएगा, फिर उसके बाद जो है मान जाते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो ऐसा हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फालतू चीज़ हम नहीं डिस्कस करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये रीजन जो एनेक्स कर लिए हैं रशिया ने। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, लैंड वाला जो पूछता है ना वहाँ से। तो कौन कौन से रीजन जो है रशिया ने कब्जा कर लिया है, उस कब्जे वाले एरिया को थोड़ा देख लेते हैं। क्रीमिया था, ठीक है, ये तो हमारा 2014 में ही जो है एनेक्स कर लिया था, कब्जा कर लिया था रशिया ने। उसके बाद इस बार जो है 4 रीजन को कर लिया है, डोंस्टॉक और लुनास्क हो गया, ज़ैपोरिज़िया हो गया और खारसन हो गया, ठीक है। तो ये जो 5 रीजन है, 5 रीजन बोल लीजिए या उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ पे कब्जा कर रखा है रशिया ने। इसका नाम थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बाकी तो यहाँ से इधर उधर के से क्वेश्चन बनने वाली कोई बात है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो तुम्हें जस्ट अभी मैंने बताया, तुम्हें याद है नहीं है, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, हेग सर्विस कन्वेंशन। देखो अभी आप सभी को पता है अडानी से रिलेटेड कुछ इशू चल रहा है, यूएस कह रहा है इसको स्यू करूंगा, लीगल ऑर्डर दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा। तो ये सारी जो चीजें करेगा, ये करेगा हेग सर्विस कन्वेंशन के अंदर, ठीक है। हेग सर्विस कन्वेंशन क्या है, लेट्स से 2 कंट्री है, 2 कंट्री के बीच में जो लीगली इशू से रिलेटेड जो चीजें चलती है वो अंडर दिस कन्वेंशन चलती है, ठीक है। तो इस कन्वेंशन को, क्योंकि आज न्यूज़पेपर में भी आ रखा था, अडानी वाला इशू जो है काफी टाइम से चल रहा है, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हेग कन्वेंशन को डिस्कस करेंगे हम, अडानी वाले का इशू को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उससे कोई लेना देना है नहीं, हमारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। तो हेग कन्वेंशन से रिलेटेड लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉडी जो है वैसे हमारे CAPF की फेवरेट है। तो हेग कन्वेंशन जो है इसको फॉर्मली किस नाम से जाना जाता है, कन्वेंशन ऑन सर्विस अब्रॉड ऑफ जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल डॉक्यूमेंट इन सिविल एंड कॉमर्शियल मैटर 1965, ठीक है। बहुत बड़ा नाम है, हेग कन्वेंशन ही ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो काफी बड़ा नाम है, हेग कन्वेंशन ज्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी है ये हमारी,
ठीक है। इस इंटरनेशनल ट्रीटी में सिविल और जो कॉमर्शियल जो केसेस हैं क्रिमिनल नहीं है, इस चीज का थोड़ा याद रखना, क्रिमिनल केसेस नहीं है, सिविल और जो कमर्शियल केसेस हैं वो यहाँ पे डील किए जाते हैं। ठीक है। सर्विस और लीगल डॉक्यूमेंट्स, मतलब वही मैंने बताया ना, कानून रिलेटेड जो चीज है उसके सिविल और कमर्शियल जो मैटर है वो डील किए जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी है हेग कन्वेंशन। बाकी ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये पढ़ लेना, लेकिन इसमें मेन चीज बता दूंगा कि वो लीगल ये सारी चीजें आप देख लेना। ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी, इस कन्वेंशन के अंदर डिसाइड किया गया है कि जो दो कंट्री होगी, इसकी जो सिग्नेटरी होगी वो एक जो है सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंट करेगी। ठीक है। वो सेंट्रल अथॉरिटी कौन होगी? वो होगी हमारी इंडिया में कौन है वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर। ठीक है। ये चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ज्यादा सच इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सिग्नेटरी देखो साइन करेंगे तभी तो अप्लाई होगा। मल्टीपल मॉडल्स होंगे ऐसा तो होगा नहीं, एक ही चैनल होगा, 10-15 मॉडल तो होंगे ही होंगे। वही यहाँ पे बता रखा है डिफॉल्ट जजमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन है कि पर्टिकुलर केसेस जो है उसके लिए जो है डिफॉल्ट जजमेंट होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा। वो भी होगा तो 6 महीने के बाद होगा। ये सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है। हमारे इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? हमारी है हमारी लॉ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायर्ड है और सिक्योरिटी जो ग्राउंड्स है वो इंडिया कैन रिफ्यूज सर्विसेज इफ इट बिलीव्स इट अफेक्ट द सॉवरेन। हाँ देखो, हाँ सिक्योरिटी ग्राउंड पे जो है इंडिया जो है इसको रिजेक्ट भी कर सकती है, यहाँ पे ये भी है। ये चीज थोड़ा सा याद रखना कि सिक्योरिटी ग्राउंड में अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द हेग कन्वेंशन वी कैन डिनाई ये जो भी सर्विस कंडीशन होती है वो वाला। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा, थोड़ा सा नहीं ज्यादा ही समझ आ गया होगा। मेन चीज तो मैंने बता दी सारी, और बाकी सारी चीज आप खुद पढ़ सकते हैं। बाकी सारी चीज सच इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दिया कि हेग कन्वेंशन का बेसिक मतलब क्या होता है, दोनों कंट्रियों के बीच में जो अथॉरिटी है, हमारी अथॉरिटी कौन सी है, और बाकी सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेबी। देखो सेबी के अंदर भी अभी जो है अपॉइंटमेंट हुआ है। हमारे जो तुहीन कंटा पांडे सर हैं जो दिख रहे हैं यहाँ पे, इनको अपॉइंट कर दिया गया है सेबी का नया चेयरमैन। इन्होंने रिप्लेस करा है किसको? माधवी पुरी बॉच को। ठीक है। काफी अच्छा नाम है। ठीक है। कोई नहीं, अच्छा नाम है तो चलो ठीक है, तुम्हें समझ आ गया ना कौन अपॉइंट हुआ है कौन नहीं हुआ है। तो अब सेबी जो है कब आया था, थोड़ा सा सेबी के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक जो है क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे सीएपीएफ में। सेबी 1988 में आया था, अप्रैल 1988 में। स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था जब आया था, लेकिन उसके बाद स्टैट्यूटरी, देखो एक होता है स्टैट, सुना होगा ना, लॉयर्स वगैरह कहते रहे स्टैट क्या होता है ये स्टैट। देखो जब पार्लियामेंट कोई लॉ बना के कोई बॉडी बनाता है उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है। बाकी जो बॉडी जो बिना लॉ के आ रखी है वो कौन सी होगी? नॉन स्टैट होगी। ठीक है। तो यही है, ये कौन सी पहले कौन सी थी? सेबी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, मतलब पार्लियामेंट ने नहीं बनाई थी, लेकिन अप्रैल 12 1992 में सेबी एक्ट आया तो ये कौन सी बॉडी बन गई? स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। काफी बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, यार क्या ड्रामा है ये स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। तो बता दिया, जो एक्ट से बनी हुई स्टैट बॉडी होगी, जो नॉन एक्ट से बनी है वो नॉन स्टैट बॉडी होगी। ठीक है। अब इसके अंदर प्रिंसिपल रेगुलेटर हमारी सिक्योरिटी मार्केट की ये है, इंडिया की कैपिटल मार्केट, ये सारी आती कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? हमारी सेबी। देखो पैसे वाली मिनिस्ट्री के अंदर आए, पैसे वाली बॉडी पैसे वाली मिनिस्ट्री के अंदर आएगी। मतलब जो सेबी आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन इसके जो ऑफिस है बाकी जगह भी है, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। अब बाकी देख लेना, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 9 है। चेयरमैन नॉमिनेट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, 2 मेंबर होते हैं। नॉमिनेशन वाली कमेटी में 2 मेंबर होते हैं जो यूनियन मिनिस्ट्री से होते हैं, 1 मेंबर होता है जो आरबीआई से होता है, 5 होते हैं जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और 3 जो है फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। तो काफी सारे मेंबर्स हैं वैसे तो देखा जाए। चलो कोई बात नहीं, इसको एक बार देख लेना, चार्ट बना लेना इसका। ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट थोड़ा देख लेते हैं। देखो फर्स्ट वुमेन सेबी की कौन थी जो अभी फॉर्मर बनी है? ये बुच, मिसेस बुच जो है वो थी कौन? माधवी पुरी बॉच जो थी फर्स्ट वुमेन थी, और लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन है हमारे मेहता साहब। तो अभी अलग है, लेकिन लॉन्गेस्ट अलग है, फर्स्ट वुमेन अलग है। अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए किया जाता है मैक्सिमम, और 65 साल तक जो है रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 60 रिटायरमेंट एज नहीं है, 65 है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट है, ये यहाँ पे बता रखा है। कैंडिडेट जो होता है, एक जो है FSRSC कमेटी होता है, उसके द्वारा जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी उसको हेड करती है। उसके बाद इकोनॉमिक अफेयर कमेटी और 3 एक्सटर्नल मेंबर, जो हमने देखा वो सारी चीज यहाँ पे। अपॉइंटमेंट कमेटी लास्ट में जो है वो अपॉइंट कर देती है। ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। ठीक है।
थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि इसको लाइन को रिपीट करना मेरा वैसे पर्पस रहता नहीं है कभी, तो लाइन रिपीट करनी है तो आप खुद पढ़ लेना इसको। बाकी ये सारी जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी कि स्टैट क्या होता है, नॉन स्टैट क्या होता है, पहला कौन था और लॉन्गेस्ट कौन था और पहली वुमेन कौन थी, अभी कौन है, ये सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर है ये मेरे प्यारे बच्चों 2, इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स में। देखो आ रहा है नहीं आ रहा है आपको, 2 नहीं है 3 है, देखो 3 आ गया, आप बता भी नहीं रहे हो मेरे को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप करो कमेंट बॉक्स में कमेंट की, देखो सही है या नहीं आ रहा आपको। उसके बाद हमारा है ऑलिव रिडल टर्टल, ठीक है। देखो आपको पता ही होगा इस ये जो सीजन होता है बेसिकली इसमें होता क्या है, ऑलिव रिडल जो टर्टल्स होते हैं वो एक बीच है हमारे इंडिया में, गहिरमाथा जो बीच है, और एक और बीच है वहाँ पे आते हैं और मास स्केल पे जो है वो अपने अंडे देते हैं, मिट्टी के अंदर दबा के फिर वापस भाग जाते हैं, फिर उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं और वो फिर दोबारा चले जाते हैं। तो अभी बेसिकली जो आया है वो क्या, हमारी दक्षिण फाउंडेशन ने एक रिसर्च करी है, उसमें बेसिकली यही पाया गया है कि हमारे यहाँ पे जो ऑलिव रिडल टर्टल हैं इंडिया में, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है, वो घट नहीं रही, वो बढ़ रही है या फिर स्टेबल है, दोनों में से एक है, लेकिन घट नहीं रही है। उसके बाद ये बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट क्या पड़ रहा है इसके ऊपर, कि फीमेल की जो पॉपुलेशन है टर्टल्स के अंदर वो बढ़ती जा रही है, तो लॉन्ग टर्म जो है कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक में भी आप इसे एज अ फॉर्डर पॉइंट यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा देख लेते हैं गहिरमाथा वाला, देखो मास नेस्टिंग अरीबाडा, अरीबाडा बेसिकली बोलते हैं, ये वर्ड थोड़ा सा याद रखना। अरीबाडा के साथ डायरेक्टली कौन सा जीव अटैच है हमारा, ऑलिव रिडल टर्टल, ठीक है। तो अरीबाडा बेसिकली है क्या, मास नेस्टिंग है, कि लार्ज स्केल में जो है ये जो कछुआ दिख रहा है आपको, ऑलिव रिडल टर्टल ही है, ये लार्ज स्केल में आते हैं। हमारा गहिरमाथा बीच हो गया, हमारा ऋषिकुल्या बीच हो गया उड़ीसा में जो है, यहाँ पे आके बच्चे देके जाते हैं, बच्चे मतलब अंडे देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, अंडों में से बच्चे निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, अरीबाडास, ठीक है। लेकिन इंडिया एक इकलौती कंट्री नहीं है जहाँ पे अरीबाडास होता है। देखो ग्लोबली देखा जाए तो मैक्सिको हो गया, कोस्टा रिका हो गया, यहाँ पे भी सेम चीजें होती हैं, लेकिन हमारा जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट है, ठीक है, अरीबाडास। कंजर्वेशन स्टेटस देखिए तो हमारा जो ये ऑलिव रिडल टर्टल है वनरेबल है, मतलब कि ना तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना एंडेंजर्ड है, वनरेबल है, वी फॉर विक्ट्री, ठीक है। अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है, बाकी सारी चीजें वही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4 है मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी रेयरली ऑलिव रिडल टर्टल के बारे में न्यूज में आता है। अब आ गया है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ गया है, तो थोड़ा सा इसका जो है रेड लिस्ट वाला जो स्टेटस है वो थोड़ा सा याद रखना, ये जो बीचेस है कहाँ पे है ये थोड़ा सा याद रखना, बस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद एक लास्ट जो है छोटी छोटी न्यूज़ जो होती है वो देख लेते हैं। ऑकलॉट, ठीक है, ऑकलॉट क्या चीज़ है, अमेजोन जो है अपनी कंप्यूटिंग चिप लेके आया है, उसका नाम है ऑकलॉट। इससे पहले भी हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी हमारे डेली डिस्पैच के अंदर, एक और कोई कंपनी थी जो लेके आई थी चिप, उसका नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्या है, ठीक है। तो यही है, क्योंकि जो है मैच द फॉलोइंग करके दे सकता है, क्योंकि 3-4 कंपनी अब चिप लेके आ रही हैं, जैसे हमने देखा ना चैट जीपीटी डीपसीक वगैरह आ गया, तो इसको भी दे सकता है। अब ये आ गई यहाँ पे कंप्यूटिंग चिप, और इस कंप्यूटेशन से रिलेटेड हमने पर्टिकुलर एक आर्टिकल डिस्कस करा था, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। बाकी ये जो अभी मैंने बोला उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। तो ये था आज की डिस्कशन में, आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन, कल फिर मिलते हैं।